उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फकर साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर साहब, एक तो स्टार्ट इससे लूंगा क्योंकि आजकल बड़ा पाकिस्तान में भी टीवी चैनल्स पे और बाकी जगहों पे अग्निपथ का बहुत ज्यादा मतलब बात हो रही है इस चीज के हवाले से। क्यों इसके ऊपर लोग इतने मतलब वायलेंस की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब मैंने जो मुजाहरे और ये चीजें देखी, वजूहात क्या हैं और हुकूमत को क्या मतलब समझ नहीं पाई कि क्या लोगों का इतना इस तरह का मतलब एग्रेसिव किस्म का मूड सामने आ सकता है या कुछ और वजूहात हैं इसकी? जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए फकर साहब। मैं आपको बताता हूँ 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से अग्निपथ का मामला इतना बिगड़ गया है। एक जमाना था फकर साहब जब जो एक लड़का फौज में जाता था भर्ती होने के लिए, जो वो चाहता था फौज भी वही चाहती थी। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहता है वो भी वही चाहता था और वो लड़का भी वही चाहता था। यानी कि मैं जाऊं और फौज में अपनी जिंदगी बिताऊं और उसके बाद वापस घर आ जाऊं रिटायर होने के बाद। ये वो लड़का चाहता था। फौज ये चाहती थी कि जो लड़के हैं ऐसे कोई मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली स्ट्रांग स्मार्ट लड़के फौज में आए जो कि फौज को आगे ले चलें और अपने साथ। तो ये दोनों के एम एक ही थे। अग्निपथ के बाद एम अलग हो गए। ठीक है, अग्निपथ के बाद दोनों के एम अलग हो गए, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जी। अब चक्कर ये है फकर साहब कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना अग्निपथ का कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से शुरू हुआ कि आर्मी ने, पहले मैं ये समझाता हूं कि आर्मी ने अग्निपथ की स्कीम क्यों आगे बढ़ाई, क्या वजूहत क्या थी। सबसे पहली बात तो आर्मी में जो एक एवरेज एज चल रही है एक सिपाही की, एवरेज उम्र वो चल रही है फकर साहब तकरीबन आप लगा लीजिए 32 से 33 साल की या 34 साल की। एक एवरेज एज एक आर्मी के जवान की चल रही है। जी। फौज उसको लाना चाहती थी 26, 27, 28 तक। फौज उसको कम करना चाहती थी। तो इसलिए आप अगर जिंदगी भर तक किसी को रखेंगे 15-20 साल तक, तो एवरेज एज फिर आपकी ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं होगी। तो नए वॉरफेयर के हिसाब से फौज ने काफी कुछ सीखा, जो गलवान में हुआ या फिर पहले डोकलाम में हुआ, हाँ। या फिर और भी क्लैशेस हुए या पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ। तो आर्मी इसको काफी सालों से स्टडी कर रही थी, ये कोई नई बात नहीं है जो अभी हुआ है। आर्मी काफी टाइम से स्टडी कर रही थी, आर्मी ने इसको लॉन्च करा। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कोविड की वजह से उनका नहीं हो पाया फौज में। उन्होंने सारे टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब क्वालिफाई कर लिया। उनका जेन्युइन मामला है, मैं समझता हूं, मैं उनको साथ खड़ा हूं और मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील भी करता हूं कि साहब उनका आपको देखना चाहिए कि वो जो लड़के हैं उनकी शिकायत ना हो। बाकी जो हैं, अब इसमें एक बहुत बड़ा माफिया है कोचिंग सेंटर्स का। अब मैं आपको बताता हूं कोचिंग सेंटर्स का क्या हिसाब है। जी। चाहे वो सिविलियन चलाए चाहे कोई एक्स सर्विसमैन चलाए, इंडिया में ऐसे कई हजारों ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि ट्रेन करते हैं लोगों को अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मेडिकल के लिए कोचिंग सेंटर है, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग सेंटर है। कोटा एक जगह है जो बड़ी फेमस है राजस्थान में, जहां पे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं। उसी तरीके से इंडिया के कई स्टेट्स पे रिक्रूटमेंट के लिए, फौजी भर्तियों के लिए ट्रेन करने के लिए लोगों को फिजिकल और रिटन टेस्ट में कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं। जी। अच्छा, तो इसमें 3 किस्म के लोग हैं जो कि इस पूरे मेथड में इन्वॉल्व हैं, पूरे चीजों में, इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। पहला तो फकर साहब वो लड़का जो फौज में जाना चाहता है जी। उस बंदे के ये मन में है कि मैं मुल्क की खिदमत करूं, मैं वर्दी पहनूं, मैं मुल्क के लिए काम करूं, मैं इस उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो वो मोटिवेटेड है, वो ये चाहता है करना, जो लड़का है। दूसरी तरफ उस लड़के का समाज है जिसमें शामिल उसके माँ बाप। माँ बाप देश की सेवा का नहीं सोच रहे, माँ बाप के दिमाग में पिक्चर कुछ और चल रही है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पेंशन मिलेगी, जिंदगी भर के लिए लड़का हमारा सेट हो गया, इसकी शादी हो जाएगी, अच्छे घर से बहू आ जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली, जबकि इंडिया में टोटली इलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत सारा दहेज भी मिल जाएगा। बिल्कुल। ये दूसरे गेम चल रहा है यहाँ पे। जी। राइट, ये दूसरा गेम चल रहा है। तीसरा गेम चल रहा है जो कि कोचिंग सेंटर का स्टाफ है। कोचिंग सेंटर वाले ने इनके माँ बाप से, उस लड़के के माँ बाप से, जैसे कोई है एक्स लड़का है, उसके माँ बाप से बोला कि मैं आपके बच्चे को फौज के लिए तैयार करूंगा, ये भर्ती में बिल्कुल निकल जाएगा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खुद पहले फौज में था या नहीं भी था, मेरे अंडर फौजी हैं जो उसको ट्रेन करेंगे, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो अब वो गरीब माँ बाप ने लोन लिया, किसी से पैसा लिया, कुछ लिया, जमीन बेची, जो भी करा, उसको 5 लाख रुपए दे दिया। 5 लाख रुपए क्यों दिए?
कि भाई फौज में हमारा बच्चा भर्ती हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल। जिंदगी भर तक रहेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, मेडिकल वेडिकल सब कुछ इनका हो जाएगा। जी। बीच में आ जाती है स्कीम अग्निपथ की, जिसमें बोलते हैं कि तुम फौज में 4 साल के लिए आओगे, उसके बाद 25% अंदर और बाकी 75% बाहर चले जाएंगे। जी। फिर वो किसी और फोर्स में चले जाएंगे, पैरामिलिट्री में चले जाएंगे, ओके। बीएसएफ आईटीबीपी में चले जाएंगे, लेकिन वो फौज में नहीं रहेंगे। राइट। माँ बाप पूछने लग गए कोचिंग सेंटर वालों से कि हमने तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, क्या हुआ उसका? जी। यहां पे कोचिंग सेंटर वालों ने बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कई और जगह उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने दंगे फसाद शुरू करवाए। ओके। राइट। ये जो सही। ये जो क्योंकि आपने अग्निपथ स्कीम लाके आपने कोचिंग सेंटर खत्म कर दिया। अब आप ही बताइए, कोई गरीब माँ बाप या मध्यम वर्ग का माँ बाप, लोअर मिडिल क्लास का माँ बाप या मिडिल क्लास का माँ बाप, क्या वो 4 साल के लिए किसी को 5 लाख रुपए देंगे ट्रेनिंग के लिए? नहीं कभी देंगे। नहीं हो सकता। नो जिसमें श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, वो तो कोचिंग है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं हो हो। जाता। ओके। तो राइट। ये यहां से शुरू होता है अग्निपथ के जो राइट्स का मामला। कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका जेन्युइन मामला है फकर साहब, उनका ओके। मामला राइट, जो आपने बता दिया कि वो पहले हो गए थे कोविड से पहले, बिल्कुल उनके ऊपर तो मेरा हाँ ख्याल नए लॉज नहीं अप्लाई करने चाहिए। हाँ हाँ, नहीं करने चाहिए, और जो हम कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना ओके। चाहिए। क्यों? ओके। क्योंकि क्योंकि उसने पुराने स्कीम के तहत टेस्ट दिया था, उनको लेना चाहिए। और नए वाले बंदों का, और जो नए वाले कह रहे हैं जो जी फौज में जी नहीं आए हैं, जी जी। जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिए, मुझे लगता है उनका प्रोटेस्ट करना बेकार है, फजूल है। क्योंकि भाई फौज अपने हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब हाँ से चलेगी नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जो फौज को अच्छा लगे फौज वो करेगी। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है फकर साहब, जो पूरा हो रहा है यहाँ अच्छा भाई साहब, एक छोटे से इसी से रिलेटेड फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन ये कि एक तो मैंने ये सवाल सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर 4 साल के लिए हम फौज में चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। एक तो ये है। कुछ ये कहते हैं कि क्योंकि फौज एक शायद बड़ा इदारा है पाकिस्तान में भी, इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल एम्प्लॉयमेंट इसी में मिलती है पाकिस्तान, पुलिस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और फौज के अंदर क्योंकि जॉब ज्यादा आ जाती हैं तो चलो लोगों को नौकरियां लग जाती हैं। तो ये भी एक रीजन है इसके पीछे कि लोग कहते हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, जो आपने भी बात की, तो फिर हम मतलब सरकार के यहाँ किस तरीके से जॉब करेंगे, पेंशन, बाकी बेनिफिट्स, इलाज में आ जाए, ये सारी चीजें क्योंकि यहाँ पे भी मिलती है, यकीनन हिंदुस्तान में भी मिलती होंगी एक फौजी को। जी जी। इसमें सरकार ने यह बोला है कि हर एक फोर्स में, मैं आपको फोर्सेस के नाम गिना जी देता जी हूं प्लीज। फकर साहब। जैसे कि जब 4 साल के बाद क्या होगा कि 25% तो रिटेन हो जाएंगे जी और बाकी 75% बाहर आएंगे। वो कहां जाएंगे? माना कि 1 लाख बंदे हैं, 1 जी लाख बंदे में से 75,000 कहां जाएंगे? बिल्कुल वो 75,000 हमारी फोर्स है बीएसएफ। बीएसएफ तकरीबन 3 लाख, 2.5-3 लाख की बीएसएफ है, सही। 2.5-3 लाख की सीआरपीएफ है, राइट। एक आध लाख की आईटीबीपी है, ओके। सीआईएसएफ है, ओके। एसएसबी है, असम राइफल्स है। ये अलग अलग इंडिया में फोर्सेस राइट। हैं जो कि सीएपीएफ ऑब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनमें 10-10% रिजर्वेशन ऐलान कर दिया सरकार ने। यानी कि अगर बीएसएफ में हर साल 20,000 लोग भर्ती होते हैं बीएसएफ में, तो जी जी 20,000 में से 2,000 अग्निवीर होंगे। ये इसी तरीके से 10% सीआरपीएफ में, 10% आईटीबीपी में, 10% इधर। अच्छा, इसके अलावा स्टेट पुलिस ने भी कर दिया है। इसके अलावा स्टेट पुलिस कर रही है, मेरा मतलब है, अभी ऐलान हो जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 जी हफ्तों में। जी। अब जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें जो सिविलियन स्टाफ है, उन्होंने भी भर्ती का ऐलान कर दिया है। ओके। उसके अलावा जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री है सरकार की, उसमें इनकी भर्ती का ऐलान कर दिया है। ओके। राइट। राइट। हाँ, उधर भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो जी। कोई ऐसा कोई बंदा नहीं होगा 4 साल के बाद जिसको फौज छोड़ने के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ओके। सबके सब एडजस्ट हो जाएंगे। अब गेम आता है, कुछ लोग कहते हैं पेंशन का, जी। क्योंकि पेंशन इंडिया में सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों को मिलती है, और बाकी आप कितने भी बड़े हो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, किसी और इदारे में नहीं है, ये किसी और डिपार्टमेंट नो में नो नहीं नो मिलती? नो नो ओके। नो 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 अच्छा जी। अच्छा। 2004 के बाद, पहले 2004 के पहले थी, 2004 से सबकी पेंशन बंद हो गई। ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स गेट पेंशन। बाकी ओके। हमारे मुल्क में चीजें एनपीएस करके, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके ओके। तहत आप कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो, वही